to you by Sensodent K. बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। सेंसोडेंट के टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। द हिंदू ने शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से एक ऐसी खबर छापी है जो चिंता बढ़ा सकती है। 2023 में 65 लाख स्टूडेंट्स 10वीं और 12वीं क्लास में फेल हो गए। फेल होने वालों में 10 लाख छात्र ऐसे हैं जो एग्ज़ाम देने गए ही नहीं। इस मामले में नेशनल बोर्ड्स की तुलना में स्टेट बोर्ड्स की हालत ज़्यादा ख़राब लगती है। वहीं छात्रों के मुकाबले छात्राओं का प्रदर्शन अच्छा रहा। 10वीं क्लास में नेशनल बोर्ड के छात्रों का फेलियर रेट 6% था, जबकि राज्यों के बोर्ड में 16% से ज़्यादा बच्चे फेल हुए। 12वीं क्लास में नेशनल बोर्ड में फेलियर रेट 12% और राज्य बोर्ड में 18% रहा। हमने इन सभी डेटा के आधार पर शिक्षाविदों से बात की, पूछा कि केंद्रीय बोर्ड्स की तुलना में राज्य बोर्ड्स में विफलता दर अधिक होने की वो क्या वजह मानते हैं। देखिए, जो भी बोर्ड एग्जाम देते हैं वो एक प्राथमिक शिक्षा और अपर प्राथमिक शिक्षा से पास करके आते हैं। देखिए, पिछले करीब 30-35 सालों में जो हमारे देश के जो सरकारी स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल है, चाहे कोई भी राज्य हो, वहाँ की शिक्षा की स्थिति बहुत खराब हुई है। देखिए, हुआ क्या कि जो हमारी नेशनल पॉलिसी एजुकेशन जब आई तो उसमें एक प्राविधान ये बन गया कि कक्षा 8 तक कोई भी परीक्षा नहीं होगी। तो उसका नतीजा ये हुआ कि जो 9वीं 10वीं कक्षा में लोग छात्र जाते हैं वो 8 सालों में कभी टेस्ट ही नहीं हुए। मैं ये खासकर इसका ध्यान दूंगा कि जो सरकारी हमारे विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय और अपर प्राथमिक विद्यालय है, इसका नतीजा ये हुआ कि जो पढ़ाई का स्तर था वो एकदम गिर गया। एक तो वैसे भी सरकारी स्कूलों में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति और सस्ते बिना अनट्रेन्ड टीचरों को लगाया जाना, ये ट्रेंड 95 के आसपास से शुरू हुआ। तो इन चीजों ने, और कोई भी शिक्षा प्रणाली में हमारे कोई टेस्टिंग का ना होना और टीचरों की कमी का होना, उसके बाद कक्षा में ज्यादा छात्र कम टीचर, दो तीन टीचरों को 5-5 कक्षाएं दे दी गई, 5-5 विषय दे दिए गए पढ़ाने के लिए। जब इस तरह की शिक्षा प्रणाली होगी तो जो लोग 9वें 10वें 11वें 12वें में जाएंगे, आप समझ सकते हैं उनका स्तर क्या हुआ। जब 10th क्लास में 10वें में पहुंचते हैं तो इनका एक विधिवत एग्जाम होता है, विधिवत परीक्षा हो जाती है। जो बोर्ड एग्जाम्स हैं वो वास्तव में ठीक ठाक ढंग से किए जाते हैं। नकल जिन राज्यों में होती है उनको अगर आप छोड़ दें, बाकी ठीक ठाक ढंग से किए जाते हैं। तो उसका परिणाम आना है, क्योंकि ये छात्र तैयार ही नहीं है उस स्तर की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, इसलिए बड़ी संख्या में फेल होते हैं। देखिए, ये पिछले अगर आप 50-60 साल का भी आप देखें, जो विभिन्न राज्य बोर्डों का जो परीक्षा फल, वो कभी भी 55, 60, 65 से ज्यादा नहीं रहा। और ये हालत मैं आपसे बताऊं, मैं अभी इस रिपोर्ट को देख रहा था, पिछले इस साल ही 2024 में उस राज्य का नाम मैं नहीं लूंगा, उस राज्य में 62-63% का परिणाम दिखाया गया। और उस परिणाम को लाने के लिए, ये अखबारों में छपी खबर है, परिणाम को लाने के लिए पास मार्क को 33 से घटा के 25 किया गया और हर छात्र को 20% ग्रेस मार्क दिया गया। 20 मार्क ग्रेस कर दिया गया, तब जाके 62-63% उसका रिजल्ट पहुंचा। तो ये स्थिति जो है वो उसका मेन कारण है हमारी जो प्राथमिक शिक्षा है उसकी क्वालिटी एकदम एक तरह से ध्वस्त हो गई है, जिसका हमें रिफ्लेक्शन इसमें दिख रहा है। हमने विजय से ये भी पूछा कि सिलेबस, एग्जाम पीरियड, बोर्ड स्ट्रक्चर में किस तरह के बदलाव होने चाहिए। ये जो CBSE बना, इसमें जो टेस्टिंग है वो मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि जो भी स्टेट बोर्ड है उसकी तुलना में कहीं ठहरते नहीं है ये। और वो बोर्ड जो है, राज्य बोर्ड जो है, वो बहुत मुश्किल है। और देखिए, चाहे शिक्षा का स्तर जैसा भी हो गया हो, लेकिन एग्जामिनेशन का स्तर वो स्टेट बोर्ड्स में अभी भी काफी प्योर है, काफी ठीक है। और कॉपियों को मेहनत से जांचा जाता है, पेपर सेटिंग बहुत मेहनत से की जाती है, एग्जाम को कंडक्ट किया। देखिए, नकल की जो वो प्रॉब्लम आ गई है कुछ राज्यों में, खासकर जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, तो उनमें उनको अगर हम छोड़ दें, उसको हम अभी दरकिनार कर दें, तो ये जो राज्य स्तरीय बोर्ड है, ये बहुत जैसे कहते हैं टफ है CBSE जैसे बोर्ड की तुलना में। इसलिए इन बोर्डों को अपनाना नहीं चाहिए, राज्य स्तरीय बोर्डों को, बल्कि CBSE में परिवर्तन लाया जाना चाहिए और CBSE को कहा जाना चाहिए कि ये आप जो शिक्षा प्रणाली आपने आधी अधूरी कर रखी है। और एग्जामिनेशन का पैटर्न भी इनका इतना जैसे कहते हैं
कि छोटे छोटे वो क्वेश्चन और उनके आंसर, ये जो ट्रेंड है वो मेरे विचार से, और जो जिस पर जो शिक्षा के जो उसमें जो चर्चा हुई थी, जब मुझे अच्छी तरह याद है, तो भी ये कहा जाता था कि सीबीएसई से सीखने के बजाय सीबीएसई को राज्य के बोर्डों से की शिक्षा प्रणाली को अडॉप्ट करना चाहिए और ये इसमें सुधार लाने चाहिए। रिपोर्ट ये भी कहती है कि सरकारी स्कूलों से क्लास 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं में लड़कों की तुलना में लड़कियां ज़्यादा शामिल हुई, जबकि निजी स्कूलों में लड़कों की संख्या ज़्यादा रही। निजी स्कूलों में लड़कों की ज़्यादा तादाद एक तरह से शिक्षा में भी लैंगिक भेदभाव को दिखाती है। इस तरह के पैटर्न पर भी हमने एक्सपर्ट से राय ली। देखिए, ये ट्रेंड बहुत पुराना है। मुझे याद है कि जब हम लोग परीक्षा देते थे तब भी जो बच्चियां थी उनकी परफॉर्मेंस लड़कों से हमेशा आगे रही। इसका मुझे जो समझ में आता है वो सामाजिक परिवेश इस तरह का है, क्योंकि लड़कों को ज्यादा फ्रीडम है बाहर जाने की, ज्यादा फ्रीडम है खेलने की, मित्रों से मिलने की, और बच्चियां जो हैं उनका ज्यादा समय विद्यालय उसके बाद घर पे बीतता है। तो उनके लेवल पर जो तैयारी प्रिपरेशन होती है और इनके प्रति शिक्षा के प्रति गंभीरता थोड़ी ज्यादा, ये ट्रेंड पिछले 60-70 साल का रहा है। तो वर्तमान में भी ये ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है और ये इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि जो बच्चियां जो हैं वो हम बच्चों से बालकों से अच्छी जो है परिणाम ला रहे हैं। जहां तक प्राइवेट स्कूलों के, वहां पे थोड़ा सा ट्रेंड में थोड़ा फर्क है। देखिए, इन इसको जो सरकारी स्कूलों में जो एक ट्रेंड है उससे विपरीत ये ट्रेंड चलता है, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें जो शिक्षा की जो स्थिति है वो हमारे सरकारी स्कूलों से बहुत बेहतर है। और उसमें मैं यही कह सकता हूँ कि एक तो बच्चियों की संख्या भी उतनी ज्यादा नहीं है जो प्राइवेट स्कूल है, जबकि सरकारी स्कूलों में 100% चूंकि इनरोलमेंट का है, इसलिए बच्चियों की संख्या बहुत ज्यादा हमेशा रहती है, बराबर के बराबर रहती है। और इसका जो परिणाम आता है आगे चलकर बोर्ड एग्जाम्स में, वो हमेशा आप पाएंगे कि बच्चियां जो हैं बेटर करती हैं की तुलना में जो प्राइवेट स्कूल है वहां बच्चे ज्यादा अच्छा करते हैं। इस मामले में न्यूज़ एजेंसी पीटीआई ने भी सूत्रों के हवाले से बताया कि 10वीं क्लास के लगभग 33,50,000 छात्र पास नहीं हो सके। इनमें से 5.5 लाख छात्र तो ऐसे थे जो एग्ज़ाम देने गए नहीं। इसी तरह 12वीं के लगभग 32,40,000 छात्र पास नहीं हुए। इनमें से 5,20,000 एग्ज़ाम नहीं देने गए और बाकी के 27,20,000 छात्र परीक्षा देकर फेल हुए। अगली सुर्खी का ताल्लुक एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन अन्य बेंच की बात है और एक अन्य केस की भी बात है। किसानों के प्रदर्शन से प्रभावित पंजाब हरियाणा के शंभू खनौरी बॉर्डर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 22 अगस्त की सुनवाई से बड़े निष्कर्ष नहीं निकले। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा दोनों सरकारों को किसानों के साथ बैठकें जारी रखने के आदेश दिए हैं। अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने मामले की सुनवाई की। किसानों से बातचीत के लिए सुप्रीम कोर्ट 1 हफ्ते में एक समिति गठित करेगा। दोनों राज्यों की सरकार से कहा गया है कि वो इसके लिए नाम दे सकती हैं। अगली सुर्खी चुनावी राज्य जम्मू कश्मीर से है। सितंबर-अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकती है। 22 अगस्त को दोनों पार्टियों के अध्यक्ष श्रीनगर में मिले। एनसी के अध्यक्ष फारूक और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, साथ में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी मौजूद थे। इसी मुलाकात के बाद फारूक ने कहा कि दोनों पार्टियां साथ हैं। जो अलायंस है वो ऑन ट्रैक है और इंशाल्लाह ये बिल्कुल अच्छी तरह से अलायंस चलेगी। सीट्स का भी बहुत अच्छा है। फाइनल हुआ अलायंस आपने? जी हाँ, फाइनल हो गया है। आज शाम को उस पर दस्तखत हो जाएंगे और ये सब आपके सामने आ जाएगा। राहुल गांधी जम्मू भी गए। यहाँ उन्होंने क्या कहा आप वो भी सुनिए। आपने देखा होगा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री यूं भाषण देते थे, देखा आपने? मैं आपको बता रहा हूं, आप गलत फहमी में मत हो। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने, मैं बता रहा हूं आपको, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से कॉन्स्टिट्यूशन पर ऐसे ये करवा दिया। ये आपकी देन है, आपका काम है। और मैं तो पार्लियामेंट में बैठता हूं, मुझे तो बिल्कुल सामने दिखते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि आपने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की जो कॉन्फिडेंस थी उसको खत्म कर दिया, उड़ा दिया। इस मुलाकात पर और राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर दौरे पर भाजपा की तरफ से प्रतिक्रिया आई है, वो भी सुन लीजिए। राहुल गांधी जी
कि अंदर में सोच है वहाँ के लोगों को भड़काना और फिर से ये कहना उनके अंदर है कि हम 370 लाएंगे, लेकिन देश इसे स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में हैं, इधर कुछ मुरझाए रहते हैं, जब से उनका जात और धर्म अपने को बता नहीं पाते हैं, लेकिन समाज में अति पिछड़ा ये कहते कहते राजनीतिक भाषा बोलते हैं, लेकिन अपनी बात नहीं बता पाते। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर 3 चरणों में मतदान होना है। 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को। मतगणना 4 अक्टूबर को होगी। 2019 में अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इंडिया टुडे का मूड ऑफ द नेशन सर्वे भी आ गया है। इससे कौन कौन सी बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं, जानने के लिए एक बार चलिए न्यूज़ रूम। पॉलिटिक्स को लेकर देशवासियों के मूड में क्या है, ये बताने वाला सर्वे मूड ऑफ द नेशन का आंकड़ा आ गया है। फटाफट से इसके पॉइंटर्स जान लेते हैं। लोगों से जब पूछा गया कि उनकी नज़र में अगले प्रधानमंत्री के लिए सबसे बेहतरीन उम्मीदवार कौन है, तो 49% लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया। 22.4% लोगों ने राहुल गांधी का नाम लिया। सर्वे में यह भी पाया गया कि अगर आज की तारीख में लोकसभा चुनाव होते हैं तो एनडीए के खाते में 299 सीटें आ सकती हैं, वहीं इंडिया गठबंधन को 233 सीटें मिल सकती हैं। लोगों से पूछा गया कि अगर पार्टी हटा दें तो उनकी नज़र में नरेंद्र मोदी के बाद पीएम पद के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार कौन है। इस पर पहला नाम राहुल गांधी का सामने आया। 28.6% लोगों ने उनके नाम पर हामी भरी। अमित शाह पर 20%, योगी आदित्यनाथ पर 18.8% और नितिन गडकरी पर 13.2% लोगों ने हामी भरी। ये सर्वे करीब 1,36,000 लोगों की राय के आधार पर बना है। इस पर हम विस्तार से हमारे वीकली पॉलिटिकल शो नेता नगरी में भी चर्चा करेंगे। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए दी ललन टॉप। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी ऐसी उम्मीद के साथ। अब हम विदा लेते हैं। सवाल कुछ गंभीर है, मतलब ये चिया सीड्स और किनोआ की बकैती क्या है? अजवाइन का पानी पीने से वजन सच में कम होता है? इंटरमिटेंट फास्टिंग फायदा है या इंसान भूखा बस रह जाता है? और क्या कलेजे में उठता हर दर्द यमराज से मिलवाता है? गूगल ये कब तक मेरे हर सिम्टम को कैंसर बताएगा? मामला संगीन है, कंफ्यूजन महीन है, तो यहाँ वहाँ भटक कर क्यों खुद को उलझाएं? एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स की सुनकर हर गुत्थी सुलझाएं। 29 अगस्त को सुबह 11 बजे से देखिए सेहत अड्डा। अगर आप भी बनना चाहते हैं सेहत अड्डा का हिस्सा, तो डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक या वेबसाइट पर बने बैनर पर करिए क्लिक। और हाँ, रहिए सेहतमंद। सेंसोडेंट के प्रेजेंस सेहत अड्डा, co-powered by USV, your reliable healthcare partner, and Dr. Basu Eye Hospital.